स्टूडेंट्स, मैं शशि भूषण तिवारी एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछली कुछ क्लासेस में हमने भौतिकी में गणित के अनुप्रयोग के ऊपर कुछ बातें सीखी। बिल्कुल आखिरी क्लास में हमने अवकलन और उसके अनुप्रयोगों के बारे में सीखा। आज इंटीग्रेशन अर्थात समाकलन के बारे में बात करेंगे। गणितीय रूप से समाकलन की प्रक्रिया अवकलन के ठीक विपरीत एक प्रक्रिया है। समाकलन अवकलन के विपरीत एक प्रक्रिया है। चलिए, इस वाक्य का अर्थ हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। आप सभी ने पढ़ा कि साइन एक्स का अवकलन डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष क्या होता है? कॉस एक्स। अब मैं आपसे कहूं कि मुझे साइन एक्स प्लस 11 का अवकलन चाहिए एक्स के सापेक्ष, तो आपका उत्तर क्या होगा? पुनः कॉस एक्स, क्योंकि ये प्लस माइनस साइन से अलग विलग अगर दो या दो से ज़्यादा राशियां हों तो इनके अवकलन हम अलग अलग करते हैं। तो साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स और संख्या 11 जो अलग पड़ी हुई है उसका अवकलन 0, अर्थात साइन एक्स का अवकलन भी कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस 11 का अवकलन भी कॉस एक्स। सच्चाई ये है कि इस संख्या 11 की बजाय यहाँ 8 होता, 3/2 होता, या -6 होता, या -12/9 होता, कोई भी संख्या होती, जो अवकलन है वो हमेशा cos x ही प्राप्त होता, क्योंकि इस नियत राशि का अवकलन तो 0 होगा। अर्थात हम यह देखते हैं कि sin x या sin x प्लस एक नियत राशि को हमने c लिख लिया, c फॉर कांस्टेंट, इसका अवकलन cos x होता है। अब अवकलन के विपरीत प्रक्रिया का नाम समाकलन है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि हम cos x का समाकलन करें x के सापेक्ष तो जो हमें प्राप्त होगा वो है sin x प्लस c। sin x प्लस कोई भी नियतांक, ये c का मान 0 भी हो सकता है, -5 प्लस 2, 2/8, 2/3, ऐसी कोई भी संख्या हो सकती है। तो साइन एक्स प्लस एक नियतांक का अवकलन cos x होता है। इसको हम कहते हैं cos x का समाकलन x के सापेक्ष साइन एक्स प्लस c होता है। गणितीय रूप से इंटीग्रेशन समाकलन अवकलन अर्थात डिफरेंशिएशन की विपरीत प्रक्रिया है। यदि इस राशि का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष इतनी है तो इसका समाकलन इंटीग्रेशन x के सापेक्ष यह राशि होती है। इस वाक्य को cos x का समाकलन x के सापेक्ष sin x प्लस c होता है, इसको गणित की भाषा में सांकेतिक रूप से हम ऐसा लिखते हैं, हम लिखते हैं
इंटीग्रेशन ऑफ cos x विथ रेस्पेक्ट टू x। cos x का समाकलन x के सापेक्ष, इसको सांकेतिक रूप से ऐसे लिखा जाता है। इसे हम पढ़ते हैं cos x का समाकलन x के सापेक्ष। इसे हम पढ़ते हैं cos x का समाकलन x के सापेक्ष। इसका मान अभी हमने जो पढ़ाई करी, अभी जो हमने समझा, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि sin x प्लस c है। ठीक है। इस राशि का डिफरेंशिएशन ये होता है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन ये होता है। इस नियतांक c को हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन का नियतांक कहते हैं। इसे हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं, अर्थात समाकलन का नियतांक। अब आप ध्यानपूर्वक देखिए, ये जो समाकलन हमने किया cos x का समाकलन एग्जैक्टली कितना हुआ? cos x का समाकलन कितना हुआ? sin x प्लस 1, sin x प्लस 8, sin x माइनस 18, कोई भी उत्तर दे सकते हैं आप। अर्थात cos x का समाकलन करके हमें जो राशि ज्ञात हुई वो निश्चित नहीं है। ये राशि एकदम निश्चित नहीं है, डेफिनिट नहीं है कि नहीं? क्योंकि इसका उत्तर जो है वो sin x भी हो सकता है, sin x माइनस 8 भी हो सकता है, sin x प्लस 11 भी हो सकता है, sin x प्लस 1000 भी हो सकता है। तो उत्तर निश्चित नहीं है, इसलिए इस प्रकार के समाकलन को हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित। ये जो समाकलन हमने किया ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का उदाहरण है। ऐसे समाकलन को हम इनडेफिनिट, दैट मीन्स अनिश्चित इंटीग्रेशन कहते हैं, समाकलन कहते हैं। ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। क्यों? क्योंकि उत्तर निश्चित नहीं है। ये राशि सी कुछ भी हो सकती है। ठीक है। तो इस प्रकार से समाकलन से संबंधित सूत्र हम बना सकते हैं। कैसे? जिस चीज का समाकलन करना है हम सोचेंगे कि किस राशि, किस पद का डिफरेंशिएशन यह दी हुई राशि होगी। जिस चीज को डिफरेंशिएट करने से यह प्राप्त होगा वही इसका इंटीग्रेशन है। इस आधार पर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए हम कुछ नियम और सूत्र बनाते हैं और उनको याद कर लेते हैं। बनाते नहीं है मतलब मैं इसका डेरिवेशन नहीं करूँगा, ये मैथमेटिशियंस के लिए छोड़ देता हूँ। हम सिर्फ यहाँ पे कुछ बहुत ही मौलिक से, बहुत ही साधारण से सूत्र और नियम पढ़ के उन्हें अपना लेंगे, याद कर लेंगे। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के रूल्स और फॉर्मूले। के नियम एवं सूत्र। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के नियम एवं सूत्र। सबसे पहला, यदि हमें एक बीजगणितीय एक्सप्रेशन दिया हुआ x की घात n, n कोई भी धनात्मक या ऋणात्मक संख्या है, इसका समाकलन हम करना चाहते हैं, इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं x के सापेक्ष, तो इसको सांकेतिक रूप से ऐसे लिखते हैं। इसे हम पढ़ते हैं x टू द पावर n का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, और इसका मान विद्यार्थियों होता है x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस एक नियत राशि। यह नियतांक फिर से इसका मान कुछ भी हो सकता है। कहना क्या चाहता हूं मैं
यदि हम इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करें, यदि हम इसको x के सापेक्ष इसका अवकलन ज्ञात करें तो हमें x की घात n प्राप्त होगी। आप चाहें तो खुद इसका अवकलन करने की कोशिश कर सकते हैं। जी हाँ, इसका अगर हम अवकलन करें x के सापेक्ष तो हमें ये प्राप्त होगा। तो हम कहते हैं इसका इंटीग्रेशन यह होता है। रूल कैसे याद करना है? x की घात n, x की घात n, n में एक जोड़ देना है, x की घात एक बढ़ा देनी है, और जो घात में आया वही यहाँ हर में, भिन्न के हर में लिखना है। साथ में एक नियतांक हमेशा लिखेंगे। यह सूत्र सिर्फ n के एक मान के लिए मान्य नहीं है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि n का मान -1 नहीं होना चाहिए। n का मान -1 के अलावा कोई भी धनात्मक या ऋणात्मक संख्या अगर है तो उसका इंटीग्रेशन इस सूत्र से दिया जाता है। इस सूत्र को समझने के लिए हम फटाफट कुछ उदाहरण ले लेते हैं। आप मुझे बताइए x dx का समाकलन क्या होगा? वीडियो पॉज कीजिए, सभी लोग इसका उत्तर ढूंढेंगे। x dx अर्थात x की घात 1, x की घात 1, इसका समाकलन करना है x के सापेक्ष। तो इस सूत्र के मुताबिक हम x के घात को 1 बढ़ा देते हैं, 1 है तो उसे 2 कर देते हैं, जो घात में लिखा वही नीचे लिख देते हैं और एक नियतांक जोड़ देते हैं। आप अभी भी सोच सकते हैं ऐसे, इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें x के सापेक्ष, जो कि आप बहुत जल्दी कर लेंगे, अगर इसका डिफरेंशिएशन लिखें x के सापेक्ष तो हमें x प्राप्त होगा। करके देखिए। विद्यार्थियों मुझे बताइए, यदि कहीं लिखा है इंटीग्रेशन dx, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि हम एक नियत राशि 1 का समाकलन ढूंढ रहे हैं x के सापेक्ष। एक नियत राशि x का समाकलन हम करना चाहते हैं x के सापेक्ष। यहां कुछ नहीं है अर्थात 1 है, और इसको भी आप ऐसे पढ़ सकते हैं कि x का घात 0 है। यहाँ अब यही वाला सूत्र फिर से लगा दीजिए, तो घात को 1 बढ़ा दिया अर्थात 0 से 1 हो गया, जो घात है वही डिनोमिनेटर में आएगा और एक नियत राशि अर्थात x प्लस c। तो c तो हम लिखेंगे ही, हम सामान्यतः इसको ऐसे बोलचाल की भाषा में बोल के याद कर लेते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ पे 1 का समाकलन x के रेस्पेक्ट में किया, लेकिन इसको बोलचाल की भाषा में हम सिंपली ऐसे पढ़ लेते हैं इंटीग्रेशन dx। तो इंटीग्रेशन dx की वैल्यू हो गई x प्लस c। ये इंटीग्रेशन dx की वैल्यू x हुई, c तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे हर इंटीग्रेशन के बाद। इसका अगर डिफरेंशिएशन करें तो c का डिफरेंशिएशन 0 और x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष 1, अर्थात हमें ये राशि प्राप्त होगी। आप मुझे बताइए जस्ट प्रैक्टिस के लिए, रूट x का इंटीग्रेशन क्या होगा? सभी वीडियो पॉज करके इसे ट्राई करेंगे। इसका अर्थ हुआ x की घात 1/2, इसका समाकलन x के सापेक्ष। घात में 1 जोड़ देंगे और जो घातांक है वही नीचे लिखेंगे, साथ में ऑफ कोर्स एक नियतांक जोड़ देंगे। तो ये x की घात 3/2 हो गया और ये यहाँ नीचे भी 3/2 प्राप्त हुआ, जिसे हम यहाँ 2/3 ऐसा लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमें रूट x का इंटीग्रेशन भी मिल गया। इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग मुझे अवश्य देंगे। मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग दें। वीडियो पॉज करें। ऐसे प्रश्न बार बार देने
मैंने अवकलन में भी लिए थे, समाकलन में भी लिया। मैं आपको ये रटा देना चाहता हूँ कि रूट एक्स का अर्थ x की घात 1/2 है। आप कोई गलती ना करें, ये 1/x की घात 1/2 है, जिसे हम लिख सकते हैं x की घात -1/2। साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो सूत्र हमने पढ़ा, ये n के धनात्मक या ऋणात्मक दोनों प्रकार के मानों के लिए मान्य है। यह सूत्र धनात्मक या ऋणात्मक दोनों प्रकार के घातों के लिए मान्य है। अब इसमें आप एक जोड़िए, x का जो घात है उसको 1 बढ़ा दीजिए, -1/2 + 1, तो ये x की घात 1/2 हो जाएगा। जो घात में आया वही डिनोमिनेटर में लिखेंगे और साथ में एक नियतांक। ये हो गया 2√x + c। प्रैक्टिस के लिए आप चाहें तो हमेशा इसको डिफरेंशिएट करें और देखिए क्या प्राप्त होता है। अगर आप उसका अवकलन करेंगे तो आपको 1/√x प्राप्त होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि 1/√x का इंटीग्रेशन यह राशि। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह सूत्र संख्या 1 बिल्कुल ठीक से समझ में आ गया। दूसरे सूत्र पे चलते हैं। दूसरा सूत्र भी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। इनफैक्ट cos x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, cos x का समाकलन x के सापेक्ष sin x + c होता है। क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। ठीक इसी प्रकार हम दिखा सकते हैं कि sin x का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष, sin x का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष -cos x + c होता है। विद्यार्थियों साइन का ध्यान रखिएगा, ये -cos x + c होता है। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको sin x प्राप्त होगा, माइनस और cos x का डिफरेंशिएशन -sin x, ये माइनस और एक -sin x, तो +sin x हो गया। और ये जो नियत राशि है c, इसका तो अवकलन डिफरेंशिएशन 0 होता ही है। तो ये हमारे 2 और महत्वपूर्ण सूत्र हो गए। इसके अलावा फिजिक्स में जिस प्रकार के समाकलन आपको करने की आवश्यकता पड़ सकती है, उनका ध्यान करते हुए मैं यहीं पे चाहूँगा कि आप इन सूत्रों को भी अच्छे से याद कर लें। ये जो 2 सूत्र मैं लिख रहा हूँ, cos ax + b, cos ax + b का इंटीग्रेशन करेंगे हम, और a और b 2 नियत राशियां। इसमें cos x का जो इंटीग्रेशन होता है sin x + c, यही अभी भी आप लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं sin ax + b, पर ये ध्यान दीजिएगा कि a जो है ये नीचे हर में आएगा, अर्थात x का जो गुणांक है उसको आपको नीचे लिखना है, प्लस एक नियतांक। ये याद कर लीजिए, कई जगहों पे हमें काम आएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर हम sin ax + b का समाकलन करेंगे, यहाँ देखिए x की जगह x का एक रेखीय फलन है। डिफरेंशिएशन में भी ऐसा कुछ हम लोगों ने पढ़ा था, रिकॉल कीजिए। इसका इंटीग्रेशन होता है -1/b cos ax + b + c। अर्थात अगर आपसे कोई कहे कि हमें बताओ इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या उत्तर देंगे आप? वीडियो पॉज करके उत्तर बताइए। यह बिल्कुल इस जैसा है, b का मान 0 है, a का मान 2 है। a की जगह 2x + b 0 है। तो इसी सूत्र के अनुसार हम इसका उत्तर बना देंगे sin 2x। आशा करता हूं ये भी आप समझ गए। पुनः डिफरेंशिएशन के जैसे ही इंटीग्रेशन में भी 2 नियम हैं। उन नियमों को मैं
बहुत गणितीय भाषा में नहीं लिखकर उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा। यदि हम 4 इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं एक्स के सापेक्ष, एक्स का एक फलन है, उसके साथ एक नियत राशि गुणांक में है, ये 4 गुणांक है साइन एक्स का। इस नियत राशि को आप समाकलन के चिन्ह के बाहर रख सकते हैं। और अब आपको सोचना यह है कि साइन एक्स का समाकलन क्या होता है। तो आपने याद किया है साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है। तो ये बन गया -4 cos x इंटू 4c। 4c क्या है? c एक नियत राशि है, 4 इंटू सी वो भी एक नियत राशि है। तो भाई चलो इसका नाम c डैश रख देते हैं, c1 रख देते हैं। अर्थात ऐसे इंटीग्रेशन करते समय हम अक्सर इंटीग्रेशन कंप्लीट होने के बाद अंत में एक नियतांक जोड़ देते हैं। इस नियत तरीके से बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। हम इंटीग्रेशन करें मतलब यहाँ c न लिखें, सिंपली ये सोचें कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो -4 cos x और अंत में एक c, एक नियतांक लगा दें। क्योंकि अगर एक कांस्टेंट क्वांटिटी से दूसरे कांस्टेंट क्वांटिटी को गुना करेंगे तो फिर से एक नियत राशि ही प्राप्त होगी। आइए, यह है हमारा छठा सूत्र या नियम, और इसके आधार पे आप सभी स्टूडेंट्स मुझे ये बताइए कि इस इंटीग्रेशन का मान क्या लिखेंगे आप। वीडियो पॉज कीजिए, उत्तर दीजिए जी। 3 एक नियत राशि है, उसे हम बाहर रखेंगे और ये सोचेंगे कि एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा। तो 3 एक नियत राशि है, वो बाहर रहेगा, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब एक घात बढ़ा देंगे, घात में जो संख्या उसको एक बढ़ा देंगे, वही हम हर में लिखेंगे। और c को यहाँ लिखें जरूरी नहीं है, आप अलग से एक c लिख दीजिए, जैसा कि इस उदाहरण में आपने देखा। तो ये इस इंटीग्रेशन जो है वो इतना हो गया। बहुत आसान है, क्विक चेक है। आप इसका अवकलन कीजिए, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, मनी मन कर लेंगे आप। इसका अवकलन कीजिए तो क्या प्राप्त हुआ? 3x स्क्वायर n इंटू एक्स रेज़ टू द पावर n-1। तो इस राशि का अवकलन करने से ये प्राप्त होता है, इसीलिए कहते हैं कि इसका समाकलन ये है। चलिए, 7वां नियम। जब कई पद प्लस और माइनस साइन से सेपरेटेड हो, अलग हो, धन या ऋण चिन्ह से अलग हो, तो उनका समाकलन करने में भी डिफरेंशिएशन के जैसा ही हम अलग अलग पदों का समाकलन अलग अलग कर सकते हैं। अर्थात पुनः एक उदाहरण से आपको मैं ये समझा देता हूं। मान लीजिए किसी भौतिकी के प्रश्न में आपको ये मिल गया, आपको इंटीग्रेट करना है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को। जी हाँ, आप इसे 2 अलग अलग समाकलन के रूप में देख सकते हैं। आप इसे 2 अलग अलग समाकलन के रूप में देख सकते हैं। ये धन और ऋण चिन्ह से अलग जितने पद हैं सबको अलग अलग हैंडल कीजिए, सबको अलग अलग इंटीग्रेट कीजिए। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, अंत में एक नियतांक जोड़िए। आप सोच सकते हैं कि यहाँ भी एक नियतांक आएगा, वहाँ भी एक आएगा, पर दोनों को जोड़ेंगे तो फिर तो नियत राशि ही बनेगी, इसलिए नियतांक को तो जस्ट अंत में लिख देते हैं। पुनः आप चेक कर सकते हैं कि इसका अगर अवकलन करेंगे तो हमें यही प्राप्त होगा। तो स्टूडेंट्स, आप सभी मुझे जल्दी से बताइए कि इसका समाकलन क्या होगा। वीडियो पॉज करेंगे और सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें। पुनः यहां पे 2 अलग अलग इंटीग्रेशन है।
ऐसा एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स की घात 3/3। 4 एक नियत राशि है, इसे हम बाहर रख सकते हैं। और इंटीग्रेशन dx का मतलब क्या है? 1 इंटू डी एक्स। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, इसका समाकलन x होता है। तो हम यहां लिख देंगे x³/3 प्लस x और अंत में एक नियतांक जोड़ देंगे। अंत में एक नियतांक जोड़ देंगे। ये क्वेश्चन आप सभी मुझे करके बताइए। वीडियो पॉज कीजिए और सही उत्तर दीजिए। यहां पर 3 अलग अलग इंटीग्रेशन है। x³ का समाकलन x के सापेक्ष -3x²। इस बार मैं -3 को पहले ही बाहर कर देता हूं, आप समझ गए होंगे। 5dx, यहां भी मैं 5 को बाहर कर देता हूं। इन चिन्हों को एज इट इज रखना है, जैसे हैं वैसे ही। माइनस जहां है वहां माइनस, जहां प्लस है वहां प्लस। ये बन गया x की घात 1 बढ़ाओ, जो घात में आया वही नीचे लिखो। यहां भी x की घात 1 बढ़ाओ, जो घात में आया वही नीचे लिखो। और dx, इंटीग्रेशन dx अर्थात होता है x। अंत में एक नियत राशि जरूर जोड़ दीजिए। ये 3 और 3 को कैंसिल कर दीजिए और इसको x की घात 3 लिखा रहने दीजिए। तो इस प्रकार से आप इस तरह के व्यंजकों का समाकलन कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन में बहुत कॉम्प्लिकेटेड, मुश्किल वाले इंटीग्रेशन पे हम फोकस नहीं करेंगे। इतना जितना मैंने आपको बताया, इतना समझना ही हमारे लिए अधिकांश स्थितियों में पर्याप्त होने वाला है। अब इंटीग्रेशन के एक और प्रकार, डेफिनिट इंटीग्रेशन की चर्चा करते हैं। निश्चित, जिसमें निश्चित समाकलन, जिसमें हमें उत्तर निश्चित प्राप्त हो। यहां उत्तर निश्चित नहीं है। क्यों? क्योंकि ये c का मान 1, 2, 3, 4, 5, -18, -22 कुछ भी हो सकता है। उत्तर डेफिनिट नहीं है। डेफिनिट इंटीग्रेशन में हमें एक निश्चित उत्तर प्राप्त होता है। अभी जो मैं बताने जा रहा हूं, ऐसा क्यों है, यह सोचकर आप परेशान नहीं होंगे। आप संकेत और संकेत के अर्थ को समझने पर सिर्फ ध्यान दीजिए। स्टूडेंट्स, कई जगहों पे आपने ऐसा लिखा हुआ देखा है, जब एक इंटीग्रेशन ऐसा लिखा हो, ये दो संख्याएं जो इस समाकलन के चिन्ह के नीचे और ऊपर लिखी हैं, इनको हम इंटीग्रेशन की, समाकलन की लिमिट कहते हैं। इसको हम लोअर लिमिट कहते हैं और इस संख्या को हम अपर लिमिट कहते हैं। 0 को हम लोअर लिमिट कहते हैं, समाकलन की लोअर लिमिट, और इस संख्या 3 को हम अपर लिमिट कहते हैं। ये एक उदाहरण मात्र है। यह मत समझिएगा कि यहां हमेशा 0 और यहां हमेशा 3 होता है। नहीं नहीं, कुछ भी हो सकता है, कोई भी दो संख्याएं। यहां जो भी संख्या लिखी है इसको हम लोअर लिमिट कहते हैं और इस संख्या को हम अपर लिमिट कहते हैं। अब इसका अर्थ क्या होता है, ये समझने पे सिर्फ दिमाग लगाइए। ऐसा क्यों होता है मत सोचिए प्लीज, इसका अर्थ समझने पे ध्यान दीजिए। आपको इस संकेत का ये अर्थ लेना है। सबसे पहले समाकलन के जो सूत्र पढ़े, जो नियम आपने पढ़े, उनको फॉलो करते, उनका पालन करते हुए x का समाकलन x के सापेक्ष लिखिए। तो x dx का इंटीग्रेशन अर्थात x की घात 1 का इंटीग्रेशन x² by 2 हो जाएगा। एक नियतांक भी होता है।
पर उस नियतांक को यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो नियतांक कैंसिल हो जाता है। चलिए हम उस पचड़े में नहीं पढ़ते। मैंने क्या कहा, आप सिर्फ विधि को, इस संकेत को क्या समझा जाए, इसको हल करने की क्या विधि है, सिर्फ इस पे फोकस कीजिए। ऐसा क्यों है, ये मैथमेटिशियंस के लिए, गणितज्ञों के लिए छोड़ दीजिए। तो x dx का समाकलन x स्क्वायर बटा 2 लिखिए, और हम अपर और लोअर लिमिट भूल ना जाएं, ये दो संख्याएं भूल ना जाएं, इसलिए इन दो संख्याओं को इस प्रकार से सामान्यतः लिख लिया जाता है। ये कैसे लिखना है ये आपके ऊपर है। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक सिंपली एक लाइन डाल के ऐसा लिख लिया, ठीक है। ये हमें याद रहना चाहिए कि ये दो लिमिट है, इसके अलावा इसका और कोई महत्व नहीं है। अब समाकलन करने के बाद ये जो फलन आपको प्राप्त हुआ है, समाकलन करने के बाद ये जो व्यंजक आपको प्राप्त हुआ है, इस व्यंजक में x जो चर राशि है, जो वेरिएबल है, इस x के स्थान पे 3 का मान रखिए। जो अपर लिमिट है, जो ऊपर वाली संख्या है, x का मान 3 है, चर राशि x का मान 3 है, ऐसा सोचकर यहां x की जगह 3 लिखिए, तो ये 3 की घात 2/2 हो गया। ठीक। अब ऐसा सोचिए कि यह जो चर राशि x है, इसका मान 0 है, तो x का मान 0 रखेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। इन दोनों का अंतर ले लीजिए। क्या पढ़ा रहा हूं मैं? इस संकेत का अर्थ ये होता है, पहले तो इसका समाकलन लिखिए, जो आप जानते हैं, जैसा जानते हैं वैसा लिखिए। अब ये समाकलन करने के बाद जो व्यंजक प्राप्त हुआ, इसमें चर राशि x की जगह पे उसका ऊपर का लिमिट x = 3 लिखिए, और फिर चर राशि x की जगह पे 0 लिखिए, तो ये 9/2 हो गया। चूंकि इस विधि में जो भी हमने किया, जिस कारण से भी किया, पर इस विधि में हमें जो उत्तर प्राप्त हुआ वो एकदम निश्चित है, उत्तर 9/2 है, इसलिए इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। एक और उदाहरण देता हूं, इससे आप अवश्य मेरी बात को समझ जाएंगे। देखिए, cos x का समाकलन करना है x के सापेक्ष, और यहां लिखा है लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट π/2। न्यूनतम सीमा 0 है और दूसरी चरम उच्चतम सीमा जो है वो π/2 है। cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। इस प्रकार के समाकलन में नियतांक को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। ये जो यहां पे हम अचर राशि c लिखते हैं, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो cos x का इंटीग्रेशन sin x 0 π/2, ऐसा लिखिए। ये क्यों लिखते हैं? जस्ट याद रखने के लिए कि ये दो लिमिट थे। अब चर राशि x की जगह π/2 लिखिए, sin π/2। फिर चर राशि x की जगह पे 0 लिखिए, इन दोनों का अंतर ले लीजिए। मतलब x का यह मान रखकर इसकी गणना कीजिए, माइनस x का यह मान रखकर इसकी गणना कीजिए। तो ये आ गया sin π/2, मतलब sin π/2 रेडियन, sin 90 डिग्री, इसका मान 1 होता है, ये 0 होता है, अर्थात ये 1 हो गया। इसी आधार पर मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी इस इंटीग्रेशन की वैल्यू बताएं। सभी वीडियो पॉज करके इस समाकलन का मान ज्ञात करें। विद्यार्थियों, मैं समझता हूं कि आप में से अधिकांश लोगों ने इसका सही उत्तर प्राप्त किया होगा। जी, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x। c नहीं लिखना है, अचर राशि नियतांक c को नहीं लिखना है।
अब आपको इसकी गणना करनी है जब x का मान π/2 है। ये हो गया माइनस cos π/2 माइनस, अब पुनः इसकी गणना करनी है जब x का मान 0 है। ये 0 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, cos 0 डिग्री 1 होता है, अर्थात उत्तर जो हमें प्राप्त हुआ वो पुनः 1 है। अब आप सभी मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। 0 से 1 लिमिट जो है वो नीचे वाली लिमिट 0 है, ऊपर वाली लिमिट 1 है। एक्स स्क्वायर का समाकलन करना है x के सापेक्ष। मैं आशा करता हूं कि इसका उत्तर अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सटीक प्राप्त किया होगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, x की घात 1 बढ़ा दी, जो घात में लिखा वही नीचे लिखा, लिमिट हमें भूल ना जाए इसके लिए यहां लिख देते हैं। अब इस व्यंजक का मान ज्ञात करेंगे जब x का मान 1 है, माइनस अब इस व्यंजक का मान ज्ञात करेंगे जब x का मान 0 है। ये हो गया 1/3। इस प्रश्न का उत्तर 1/3 एकदम निश्चित उत्तर है, इसीलिए डेफिनेट उत्तर है, इसलिए हम ऐसे समाकलन को डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। विद्यार्थियों, इस बार आप मुझे इस प्रश्न का सही उत्तर बताएं। वीडियो पॉज करें, वीडियो को रोक दें, हल करें, फिर मेरे सॉल्यूशन को देखें। अब यहां पे दो अलग अलग राशियां हैं, प्लस और माइनस साइन से अलग, यहां पे दो इंटीग्रेशन है। जी हां, हम इसे ऐसा पढ़ सकते हैं, हम इसे ऐसा पढ़ सकते हैं, बिल्कुल ठीक। x की घात 3 समाकलन x की घात 4/4 0 1, x की घात 1 समाकलन x² 2 0 1। अब x की घात 4/4 में पहले x की जगह 1 लिखा तो 1/4 माइनस x की जगह 0 लिखा तो ये 0 ही हो गया। अब यहां x की जगह 1 लिखा माइनस x की जगह 0 लिखा तो ये 0 ही हो गया, अर्थात हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ 1/4 माइनस 1/2 माइनस 1/4। ये हो गई इंटीग्रेशन की वैल्यू माइनस 1/4। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप इस डेफिनेट इंटीग्रेशन को की विधि को निश्चित रूप से समझ गए। अब हम सबसे मूल बात पे आते हैं, सबसे आवश्यक बात पे आते हैं, वो है कि हम समाकलन सीख क्यों रहे हैं, इसकी क्या उपयोगिता है। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन की एक विपरीत प्रक्रिया है मान लिया, लेकिन इसकी उपयोगिता क्या है, भौतिकी के प्रश्नों को हल करने में ये कैसे मदद करने वाला है हमारा, इसको समझते हैं दो हिस्सों में। सबसे पहले आपको मैं यह बता दूं कि इंटीग्रेशन अर्थात समाकलन बेसिकली एक योग की प्रक्रिया है, जोड़ने की प्रक्रिया है। जब कहीं भी हमें अत्यंत सूक्ष्म अनेकानेक पदों को जोड़ने की आवश्यकता पड़ेगी, अत्यंत सूक्ष्म,
0.000000000 इतने छोटे कि हम सोच भी नहीं सकते। अत्यंत सूक्ष्म अनिश्चित संख्या में इनफाइनाइट पदों को जब जोड़ने की आवश्यकता होती है तो जोड़ने का काम ये इंटीग्रेशन करता है। इंटीग्रेशन एक योग की प्रक्रिया है, एक जोड़ने की प्रक्रिया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, समाकलन एक योग की प्रक्रिया है। समाकलन एक योग की प्रक्रिया है, जोड़ने की प्रक्रिया है। समाकलन की मदद से, समाकलन के द्वारा हम अनंत संख्या में अत्यंत सूक्ष्म पदों को जोड़ते हैं। समाकलन एक ऐसी विधि है जिसकी मदद से हम अनंत संख्या में अत्यंत सूक्ष्म पदों को जोड़ने का काम करते हैं। कैसे समझें इस बात को? चलिए एक फिजिकल एग्जाम्पल, एक भौतिकी के उदाहरण से ही मैं आपको यह समझाने का प्रयास करता हूं। सबसे सरल चीज जो हर स्टूडेंट समझ जाता है वो दूरी, चाल, ये सबकी समझ में आता है। इसीलिए मैं उदाहरण, पहले भी दूरी और चाल से संबंधित कई उदाहरण लिए, अभी भी दूरी और चाल से संबंधित एक उदाहरण लेता हूं, क्योंकि यह बोधगम्य है, सभी को समझ में आता है। इसका यह अर्थ नहीं कि दूरी और चाल के प्रश्नों के समाकलन की उपयोगिता है। समाकलन की उपयोगिता तो भौतिकी के हर पाठ में हर जगह है। ठीक है, तो उदाहरण दूरी और चाल से संबंधित इसलिए है जिससे आप आसानी से बात को समझ सकें। इस उदाहरण को लेते हैं। एक कण की चाल समय के साथ बदलती है। कैसे बदलती है वो हमें दिया हुआ है। मान लो v इज इक्वल टू टी की घात 2। यहां v जो है मीटर प्रति सेकंड में है और t सेकंड में है। v का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है और t का मात्रक सेकंड है, यह प्रश्न में दिया हुआ है। एक कण की चाल समय के साथ बढ़ती चली जा रही है। t शून्य पर उसकी चाल शून्य थी। जब समय 1 सेकंड हुआ तो चाल 1 की घात 2 अर्थात 1। जब चाल 3 सेकंड हुआ तो 3 की घात 2 अर्थात 9 मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार कण की चाल अलग अलग समय पे अलग अलग है। ठीक, अब प्रश्न में पूछा गया है t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 5 सेकंड के अंतराल में कण के द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात करें। t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 5 सेकंड के समय अंतराल में कण के द्वारा तय की गई कुल दूरी को ज्ञात करें। पहली नजर में लगता है कि ये तो बड़ा सरल सा प्रश्न होना चाहिए। भाई, दूरी बराबर चाल गुना समय, और मैं निश्चितता से कह सकता हूं कि आप में से कई विद्यार्थियों ने इसका उत्तर दे भी दिया जो गलत है। आप में से कुछ लोगों ने सीधे ये देखा कि t बराबर 5 रखो, यहां t का मान 5 रखो,
तो v हो गया 5 का वर्ग 25 मीटर प्रति सेकंड। चाल है 25 मीटर प्रति सेकंड, 5 सेकंड में दूरी बतानी है, तो 25 गुना 5 125 मीटर। अरे ये तो गलत है ना, सरासर गलत है। कण की चाल नियत थोड़ी है। दूरी बराबर चाल गुना समय तो तब मान्य होगा ना जब कण एक नियत चाल से लगातार चलता चला जा रहा है। यहां परिस्थिति ऐसी नहीं है। यहां सवाल ऐसा है कि इस कण ने यहां से चलना शुरू किया, शुरुआती क्षणों में उसकी चाल बहुत कम थी। t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड पे उसकी चाल 0.5 का स्क्वायर 0.25 मीटर प्रति सेकेंड थी। t इज इक्वल टू 1 पे उसकी चाल 1 का स्क्वायर 1 मीटर प्रति सेकेंड थी। t इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड पे 2.25 मीटर प्रति सेकेंड थी। t इज इक्वल टू 2 पे उसकी चाल 4 थी। t इज इक्वल टू 3 पे चाल उसकी 9 हो गई। t इज इक्वल टू 4 पे चाल 16 हो गई। t इज इक्वल टू 4.1 पे उसकी चाल अलग है। t इज इक्वल टू 4.2 पे उसकी चाल अलग है। तो चाल पल पल बदल रहा है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए हम कौन सी चाल लेने वाले हैं? कौन सी चाल? किस वक्त की चाल? इस समय की चाल, इस समय की चाल, इस समय की चाल, इस समय की चाल, इस समय की चाल। कौन सी चाल लें? किस चाल को 5 सेकंड से गुना करें? इस प्रश्न का उत्तर तो हम सीधे सीधे नहीं बता सकते। चाल तो हर वक्त बदल जा रही है। तो यह समस्या है। जब चाल समय के साथ बदल रही हो तो हम दूरी बराबर समय गुना चाल करके दूरी की गणना नहीं कर पाएंगे। तो करें क्या? चाल हर वक्त बदल जाता है, करें क्या? कठिनाई को समझ रहे हैं? सबसे पहले इस बात की अनुभूति आवश्यक है कि यह प्रश्न कठिन क्यों है। हम इस प्रश्न के हल को कुछ ऐसा सोचकर करते हैं। हम सोचते हैं कि मान लेते हैं कि t समय के उपरांत यह कण यहां पहुंच चुका है। इसने s दूरी तय कर ली है। t सेकंड में इसने s दूरी तय कर ली है और यह कहीं यहां पर है। इस वक्त इस कण की चाल v है जिसका मान t स्क्वायर है। अब एक अत्यंत सूक्ष्म समय की कल्पना करें। 0.00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 0
कल्पना करें, इतने सूक्ष्म समय में कण की चाल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ होगा, यह मानना ठीक लगता है। इतने सूक्ष्म समय में, बहुत सूक्ष्म समय में कण ने कितनी दूरी तय की, हम ये लिखेंगे। तो एक सूक्ष्म समय अंतराल को हम किस संकेत से प्रदर्शित करते हैं? dt। अगर समय में एक निश्चित परिवर्तन हुआ होता तो हम लिखते डेल्टा टी, और अत्यंत सूक्ष्म, इतना छोटा जितना हम सोच भी नहीं सकते, उसको हम dt लिखते हैं। तो समय जब t है तो कण यहां है, जब समय का मान t प्लस dt हो गया तो कण यहां पहुंच गया। dt एकदम सूक्ष्म समय अंतराल है। इस सूक्ष्म समय अंतराल में कण ने जो ये दूरी तय की, मान लेते हैं यह दूरी ds है। इतने सूक्ष्म समय में एक सूक्ष्म दूरी ds तय की। ds कौन सी दूरी हुई? बस dt सेकंड में कण यहां से यहां गया। इतनी दूर नहीं गया वो, पर आपको बोर्ड में साफ साफ दिखाई दे इसलिए मैं दिखा रहा हूं कि कण यहां से यहां चला गया। हकीकत यह है कि कण यहां था और dt सेकंड के बाद यहां है, मतलब ऑलमोस्ट वही है, बहुत छोटी दूर गया। यहां से यहां नहीं चला गया dt सेकंड में, शायद dt सेकंड में तो यहां था, बस यही है, थोड़ा सा एकदम ऐसे खिसका है। वो बहुत सूक्ष्म दूरी ds तय की उसने। ठीक है, इस दूरी ds को लिख सकते हो क्या तुम? जी हां, हम लिख सकते हैं ऐसे, समय अंतराल dt में कण द्वारा तय दूरी को हम लिख सकते हैं v गुना dt। विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, इस वक्त की चाल है v
और dt समय में चाल नहीं बदली। तो एक dt समय अंतराल में कण के द्वारा तय की गई अत्यंत सूक्ष्म दूरी को हम लिख सकते हैं v गुना dt, चाल गुना समय। ठीक है, तय की गई दूरी चाल गुना समय लिख सकते हैं अगर हम कन्विंस्ड हैं कि इस समय अंतराल में चाल नहीं बदली होगी। एक बहुत सूक्ष्म समय ले लिया dt सेकंड में चाल नहीं बदली होगी ऐसा मान लिया, तो उस छोटे समय में कितनी दूर चले, v इंटू dt। यही सूक्ष्म दूरी है जो कण ने तय की है dt सेकंड। ठीक है, अब इस पूरी सोच में हम कर क्या रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि ये जो 5 सेकंड का अंतराल है, इस 5 सेकंड के अंतराल को मन ही मन मैंने dt सेकंड के अत्यंत सूक्ष्म करोड़ों अंतरालों में बांट दिया है। ऐसा सोचिए, जो 5 सेकंड का समय अंतराल है उसको मैंने 0.00000000000000000000001 सेकंड के करोड़ों अरबों खरबों अंतरालों में बांट दिया है। हर उस सूक्ष्म dt सेकंड में, हर छोटे से अंतराल में कण के द्वारा तय की गई दूरी, ये हर छोटे छोटे खंड क्या हैं, समय अंतराल को दिखा रहे हैं। हर छोटे समय अंतराल में कण के द्वारा तय की गई दूरी को यदि हम कैलकुलेट करके जोड़ दें तो वही कुल दूरी होगी। जैसे पहले dt सेकंड में कण ने मान लो पहले dt सेकंड में कण ने दूरी तय की ds1। अगले dt सेकंड के अंतराल में कण ने दूरी तय की ds2। अगले dt सेकंड के अंतराल में कण ने दूरी तय की ds3। अगले dt सेकंड के अंतराल में कण ने दूरी तय की ds4। ऐसे कितने समय अंतराल हैं? आंसर है अनंत। क्यों? क्योंकि समय अंतराल बहुत छोटे हैं, 0.00000000000000001 सेकंड। तो 5 सेकंड के अंतराल में तो ऐसे बहुत सारे करोड़ों अरबों खरबों अंतराल होंगे। तो उन करोड़ों अरबों खरबों अंतराल में हर अंतराल में कण ने जो दूरी तय की उसको लिखना है और जोड़ना है। अगर मुझे यही कुल दूरी होगी, सबसे पहले तो ये स्पष्टता से समझे कि यही कण के द्वारा तय की गई कुल दूरी होगी। यदि मुझे एक कक्षा में विद्यार्थियों के उम्र को जोड़ना है तो ये सरल प्रक्रिया है। हम पहले विद्यार्थी की उम्र, दूसरे विद्यार्थी की उम्र, 50 विद्यार्थी हैं तो 50 विद्यार्थियों की उम्र को जोड़ देंगे। इसको आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में कि इसको हम सांकेतिक रूप से ऐसा भी लिखते हैं, i का मान 1 से 50। इस संकेत को क्या बोलते हैं? सिग्मा। सिग्मा xi का अर्थ है x1 + x2 + x3 + x4 अप टू 50 पदों का योग। निश्चित संख्या में जब पद हों तो हम उसको जोड़ेंगे, साधारण विधि से जोड़ेंगे। पर यहां पदों की संख्या कितनी है? एकदम अनिश्चित, अनंत। छोटे छोटे अरबों खरबों खंड हैं, हर खंड में तय की गई दूरी को हमें जोड़ना है, तो हमें तो अरबों खरबों पदों को जोड़ना है। तो हम किसी साधारण गणितीय विधि से यह योग प्राप्त नहीं कर सकते। मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि समाकलन ऐसे ही योग को प्राप्त करने की विधि है। समाकलन नाम में ही है समेशन, एडिशन। समाकलन अर्थात जोड़ करना, जोड़ना, योग करना। किस चीज का योग करना? अत्यंत सूक्ष्म अरबों खरबों पद हैं, उनको जोड़ना। तो बच्चों, ऐसे योग को हम इस संकेत सिग्मा से नहीं दिखाते, इसी योग को हम ऐसे लिखते हैं। इंटीग्रेशन ds का अर्थ होता है हर छोटी छोटी तय दूरियों का योग, जोड़ना। इंटीग्रेशन, समाकलन का अर्थ है इकट्ठा करना, जोड़ना, सभी छोटी छोटी दूरियों को जोड़ना। तो ये जो चिन्ह है, इस चिन्ह के अंदर ds अर्थात हर छोटे छोटे ds को जोड़ना। अब देखिए, हमने एक उदाहरण के लिए समय, किसी भी समय t पर कण की चाल को v लिखा और अगले dt सेकंड में, बहुत सूक्ष्म काल में, कण के द्वारा तय की गई दूरी को यहां लिख लिया v dt। ऐसे ही हर छोटी छोटी दूरी को जोड़ना है तो हम लिखेंगे कुल दूरी, समाकलन है ds का, और ds को हम लिख सकते हैं v dt।
और प्रश्न में दिया हुआ है कि कण की चाल समय के साथ इस प्रकार से बदल रही है। तो कण की चाल किसी समय t पर, कण की चाल किसी समय t पर, v का मान किसी समय t पर एक्चुअली में t स्क्वायर है। तो हम v की जगह लिख सकते हैं t स्क्वायर। यह समाकलन हमें करना है। अब हमें इस समाकलन को यह बताना पड़ता है कि देखो 0 से 5 सेकंड के अंतराल में तय की गई कुल दूरी हमें जाननी है। तो t बराबर 0, मतलब यहां संख्या है 0, t बराबर 0। आपको अच्छे से समझ में आया इसलिए लिख दिया मैंने, आप सिंपली 0 लिख सकते हैं। t का मान 0 से 5 तक बदला, t का मान 5 तक। आप इसको सिंपली ऐसा लिख सकते हैं, मैं ये कह रहा हूं t यहां पे चर राशि है, हम सामान्यतः सिंपली ऐसे लिखते हैं, पर मैंने यहां t लिख दिया जिससे आपको ये बोध रहे कि t वो चर राशि है जिसका मान 0 से 5 तक बदला। t का मान 0 से 5 तक बदला, इसका समाकलन करो। इस समाकलन का अर्थ हुआ कि हमने हर छोटी छोटी दूरियों को आपस में जोड़ दिया, इंटीग्रेट कर दिया। ये इंटीग्रेशन अब बेहद आसान है। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t के सापेक्ष सभी जानते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा, घात 1 बढ़ा दो, जो घात में लिखा वही नीचे लिखो। t का मान 0 से लेकर 5 तक, ये हो गया 5 की घात 3 बटा 3। क्या करेंगे अब, चर राशि की जगह 5 लिखेंगे, ये गणना करेंगे, माइनस चर राशि की जगह 0 लिखेंगे और ये गणना करेंगे। तो ये 5 की घात 3 125 बटा 3 मीटर, यही है कण के द्वारा तय की गई दूरी। विद्यार्थियों, समाकलन के उपयोग को दर्शाता हुआ, समाकलन के उपयोग को दर्शाता हुआ यह उदाहरण आपके मन में निश्चित रूप से ये भरेगा कि समाकलन एक विधि है जिसकी मदद से हम कई सारी अनंत संख्या में छोटी छोटी राशियों को जोड़ने का काम करते हैं। इस क्लास में हम यहीं पर रुकते हैं। अगली क्लास में हम ये समझेंगे कि समाकलन से किसी वक्र और x अक्ष के बीच का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है, और उसके पश्चात इस पूरे पाठ में, भौतिकी में गणित के अनुप्रयोग, इस पूरे पाठ में हमने जितनी चीज़ें सीखी उस पर कुछ उदाहरण, बल्कि कुछ प्रश्न जो आपको हल करने हैं, उन प्रश्नों को भी हम करेंगे। धन्यवाद।